रूस में इस तरह से जो है सब्जी की रेहड़ियाँ लगती हैं और लेडीज़ बेचती हैं यहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि पुरुषों की आबादी कम है, लेडीज़ की ज़्यादा है। ज़्यादातर बिजनेस लेडीज़ संभालती हैं यहाँ पर। लगभग हर बिजनेस में आपको लेडीज़ मिल जाएंगी। ये देखिए, ओ तरीके सांप आ गया। किसी भाई ने वो रॉन्ग टर्न मूवी देखी होगी तो वैसा कुछ सीन आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए, दोनों तरफ जंगल है। बस उन जंगलियों की कमी है जो टूरिस्टों को तीर मार मार के लिटा देते हैं। यहाँ के किसान घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। और सब्सिडी अगर हम बात करें, जैसे इंडिया में सब्सिडी मिलती है, ऐसे यहाँ भी सब्सिडी मिलती है। किसानों को 50-50 लाख रुपए मदद के रूप में मिल जाते हैं। वहाँ से जो है पानी आ रहा है और यहाँ पे आके इसके अंदर जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मौजूद हूँ रूस की राजधानी मॉस्को से 200 किलोमीटर व्लादिमीर शहर में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रूस के गांव कैसे होते हैं। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर एक गांव है। मेरे पास काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल आए थे और पूछा भी गया था कि गांव के खेत वगैरह दिखाइए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जो गांव के किसानों के खेत होते हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर क्या क्या फसलें हो सकती है। देखिए, फसलें तो वो सभी हो सकती हैं जो अपने सर्दियों में होती हैं। हरियाणा पंजाब एरिया में जो सर्दियों में फसलें होती हैं, या यूपी के अंदर जो फसलों में सर्दियों में फसलें होती हैं, इसके अलावा हिमाचल में जो भी फसलें होती हैं वो सब होती हैं। बिहार में भी सेम चीज़ है, बिहार में भी जो फसलें होती है वही है। कुछ जगह पे मिट्टी का फ़र्क हो सकता है, लेकिन फसलें यहाँ पे बहुत होती हैं। अच्छा, यहाँ की एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ज़मीन बहुत है और इसी वजह से यहाँ पे जो किसान है वो एक लिमिटेड खेती कर पाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम है और ज़मीन अधिक है, इसलिए बहुत सारी ज़मीन खाली रह जाती है सरकार की। और सरकार के पास ज़मीन है मोस्टली, या तो किसान खरीद लेते हैं या फिर वो सरकार की ज़मीन होती है। तो सरकार से जो है दो ऑप्शन होते हैं, लीज़ पे भी लेते हैं किसान और खरीद भी लेते हैं। तो जो मेरे पास आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि मुझे ज़मीन खरीदनी है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, तो दोस्तों पहले मैं खरीद लूँ ताकि मुझे सारा प्रोसेस समझ में आ जाए, और उसके बाद में जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि मेरी भी प्लानिंग है यहाँ पे कुछ लैंड परचेज़ करने की, एग्रीकल्चर लैंड लीज़ पे लेने की या परचेज़ करने की। कोशिश करूँगा परचेज़ कर लूँ, क्योंकि उसके लिए रशियन पार्टनर है, उसका शेयर ज़्यादा होना चाहिए और आपका शेयर कम होना चाहिए, और पैसा आपको ही लगाना पड़ेगा, रशियन पार्टनर नहीं लगाएगा। तो इसलिए दोनों के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और आज आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है खेत होते हैं, किस तरह की खेती यहाँ पर होती है। सब चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ और उम्मीद करूँगा कि मुझे एग्रीकल्चर लैंड मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जंगल होते हैं। सरकार के पास ज़मीन इतनी है कि जंगल ही जंगल है। एग्रीकल्चर लैंड वैसे ही पड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड पड़े हुए हैं। एक चीज़ ये है कि अगर आपने ज़मीन लीज़ पे ली है ना, या ज़मीन परचेज़ की है, तो आपको उस पर एग्रीकल्चर करना ही होगा, नहीं तो सरकार आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाती है। अभी यहाँ के लोगों के लिए बहुत आसान है यहाँ पर ज़मीन लेना, लेकिन जो हमारे भारत के और विदेशी लोग हैं जो भी हैं, उनके लिए थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं। अच्छा, रेट मेरे से पूछ रहे थे काफ़ी भाई। तो रेट दोस्तों यहाँ पर 1 एकड़ या 1 किला जिसको बोलते हैं, आप मान के चलिए 198 बाय 220 फुट ये साइज़ होता है 1 किले का, स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो। तो इस साइज़ का, इससे थोड़ा छोटा होता है रशिया में किला, अपने इंडिया में इतना ही होता है 1 किला। तो किला या एकड़ कुछ भी बोल दीजिए उसको। तो उसमें क्या है कि फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ, आज बस से यात्रा करने वाला हूँ। आप यहाँ पे गाड़ी ले भी लोगे ना तो लाइसेंस के बिना चला नहीं सकते। तो ये जो है मैं कह रहा था कि अगर आप ज़मीन का, जैसे मैं बता रहा था कि ज़मीन का जो कीमत है, कीमत अगर हम देखें तो यहाँ पर
लगभग 1 लाख रुपए में 1 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। जबकि इसी रेट में इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आपको मिलेगी ज़मीन 30-35 लाख से शुरुआत हो जाती है 1 एकड़ की। और ये जो रेट जाता है वो जाता है लगभग 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह रेट चले जाते हैं। अगर जितना मतलब मेन रोड की ज़मीन है उतनी महंगी होगी। तो यहाँ पर इतने महंगे रेट नहीं है। अगर आपको एग्रीकल्चर पर्पज़ से लेनी है तो बहुत सस्ती ज़मीन मिल जाएगी। तो मैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ और भी है कि जो लोग सोचते हैं कि मैं 2 किले 4 किले यहाँ पर ले लूँ, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर फॉरेनर कोई लेना चाहता है तो उसको लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जहाँ तक अभी तक मुझे पता चला है। और अगर इसके बारे में कुछ कम का अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी यात्रा जारी करता हूँ और शायद मेरी बस आने वाली है अभी। तो मैं आपको या तो रास्ते में थोड़ा सा दिखाऊंगा और फिर गांव में पहुंच के आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है। कोशिश करूँगा, क्योंकि हर गाँव में शायद एग्रीकल्चर लैंड हो ना हो इतनी मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी कोशिश करूँगा कि एग्रीकल्चर लैंड आपको दिखा सकूँ। रूस में इस तरह से जो है सब्जी की रेडियाँ लगती हैं और लेडीज़ बेचती हैं यहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि पुरुषों की आबादी कम है, लेडीज़ की ज़्यादा है। ज़्यादातर बिजनेस लेडीज़ संभालती हैं यहाँ पर। लगभग हर बिज़नेस में आपको लेडीज़ मिल जाएंगी। और यहाँ बसों में भी लेडीज़ ज़्यादा होती हैं। इंडिया में बसों में लेडीज़ कम होती हैं, जेंट्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे उल्टा है, लेडीज़ ज़्यादा होंगी और जेंट्स कम होंगे। दोस्तों ये है मॉस्को की रोडवेज़, इसकी रशियन रोडवेज़। और जो गांव है उसमें जा रहा हूँ मैं, उसका नाम है सोबिंका गांव में जा रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर लैंड मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बाहर का नज़ारा। यहाँ इस तरह से जंगल रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे देश में जंगल ही जंगल रहते हैं। एग्रीकल्चर लैंड है भी तो उसमें से काफ़ी लैंड जो जगह हैं जो कृषि भूमि है वो खाली रह जाती है। ये जैसे इंडिया में वॉक्स होते हैं सामान वगैरह ले जाने के, उस तरह से। और पेट्रोल का पीछे पेट्रोल पंप चला गया 50 रुपये लीटर तेल। तो लोगों की बचत बहुत है यहाँ पे, तेल का सारा पैसा बच जाता है। दोस्तों इस तरह की नदियाँ यहाँ पे हर जगह बहती है, पानी की यहाँ पे कहीं कोई कमी नहीं है। और ये यहाँ के गांव हैं, आप देख सकते हैं इंडिया के गांव में और यहाँ के गांव में कितना फ़र्क है। शहरों को भी फेल करते हैं यहाँ के गांव। तो फिलहाल दोस्तों गांव में मैं पहुँच गया हूँ। और इसको गांव, थोड़ा सा बड़ा गांव कह सकते हैं। 17,000 की आबादी है यहाँ पर, तो ये कस्बा मान सकते हैं आप इसको। और ये है यहाँ से व्लादिमीर शहर से है लगभग 40 किलोमीटर में आ गया हूँ यहाँ पर। और सही पूरे तरीके से गाँव को भी वेल डिजाइंड गाँव है। ये देखिए यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो अभी मैं आउटर में ही उतर गया, गांव के बाहर नहीं गया। अभी बाहर के एरिया में गया, अंदर नहीं गया ज़्यादा। और ये रूसी लोग, ये यहाँ पर नदी है और यहाँ पर पानी की कहीं कोई कमी नहीं होती। पानी पूरे रशिया में फुल है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी होता है यहाँ पर। मुझे लगता है कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ जाने का, या फिर यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ। नहीं, मुझे पुल पार करना चाहिए। पुल पार करके ही ज़मीन आएगी, मैं यहाँ से आपको दिखा दूंगा। क्योंकि मैंने पहले बस के अंदर से ही कुछ एग्रीकल्चर लैंड देखे थे यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर गांव में एग्रीकल्चर लैंड हो, क्योंकि साइबेरिया में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर लैंड है। रूस का एक हिस्सा है साइबेरिया, अगर कुछ भाइयों को नहीं पता हो।
ये यहाँ की नहर, क्या बोलते हैं इसे, नहर बोल सकते हैं, नदी बोल सकते हैं। ये सामने से गाड़ियां वगैरह आ रही हैं। मौसम बहुत ही प्यारा रहता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यारा। इस तरफ से देखिए, एक आदमी वहां पर बोट लिए हुए बैठा है, किसी को बोटिंग करनी होती है, शायद आपको यहाँ से दिख जाए, जालियों के पीछे आपको दिख रहा होगा, वो बोटिंग के लिए खड़ा है वहां पर। क्योंकि लोग गाँव में टूरिज्म के लिए भी आते हैं, या जो लोग गाँव में रहते हैं वो भी बोटिंग करते हैं। दुनिया में सबसे साफ पानी की जो नदी है वो भी रूस के अंदर है। सबसे साफ और सबसे मीठा पानी दुनिया के अंदर, और मिनरल्स, यहाँ के पानी में मिनरल्स बहुत होते हैं, यानी कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। एक भाई ने कंप्लेंट की थी कि आप खुद को ही दिखाते रहते हो, जो गांव में जाते हो तो गांव की तरफ कैमरा किया करो, तो इसलिए मैंने गांव की तरफ कैमरा कर दिया है। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ के कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको कि दुनिया में 11% ज़मीन रशिया के पास है, यानी कि पूरी धरती का 10वां हिस्सा, 10वें से भी थोड़ा ज़्यादा रूस के पास में है। और दुनिया का हर 100वां आदमी रशियन है, 100वां, या फिर ये कह सकते हैं कि हर 75 में से एक आदमी। तो यही एक कारण है कि यहाँ पे ज़मीन इन लोगों के पास में बहुत रहती है। इंडिया में अगर किसी आदमी के पास में 20 एकड़ भी ज़मीन है ना, तो उसको अच्छा जमींदार माना जाता है, अच्छा किसान माना जाता है, मतलब समृद्ध किसान माना जाता है। यहाँ पे अगर कोई समृद्ध किसान है तो उसके पास में ज़मीन मिलेगी 2000 एकड़, 3000 एकड़। छोटी मोटी खेती नहीं करते यहाँ के लोग, 2-4 एकड़ वाले बहुत कम मिलेंगे। कोई बहुत ही गरीब होगा तो वो बेशक 10-20 एकड़ तो गरीब से गरीब किसान के पास मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ज़मीनों का एक तो रेट सस्ता है। इंडिया में अगर हम देखें, ये यहाँ पर थोड़ा खेतों की तरफ शायद रास्ता जा रहा है, मैं आगे से ही जाऊँगा। तो यहाँ पर किसी किसान के पास 200 किल्ले, 300 किल्ले, 300 एकड़, किला और एकड़ एक ही चीज़ होती है। हरियाणा में किला बोला जाता है और कई जगह पर एकड़ बोला जाता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन होती है। हेक्टेयर मतलब लगभग 2.5 या 3 किल्ले का एक हेक्टेयर होता है, आप गूगल कर लेना। तो हेक्टेयर आपको क्या गूगल करना है, हेक्टेयर टू एकड़ कन्वर्ट, तो उसमें आ जाएगा, या मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो हेक्टेयर जो होता है, 2.5 एकड़ का एक हेक्टेयर होता है, लगभग 2.5 हेक्टेयर का। 2.47 यानी कि 2.5 से थोड़ा सा कम हो गया, 2.47 एकड़ का एक हेक्टेयर बनेगा। ये यहाँ का सिस्टम है। आपकी मर्जी है, आप जैसे जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन होती है वो लोग हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे करवाते हैं, किसी को कटाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी को बिजाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। और जिन लोगों के पास कम ज़मीन होती है वो ट्रैक्टर लेके, जैसे इंडिया में होता है वैसे खुद भी कर लेते हैं खेती। तो मैं फ़िलहाल छोटे रोड की तरफ जाऊंगा, उस तरफ में मुझे लगता है कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, या तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा या रशियन मुझे पकड़ के बिठा लेंगे। ये कहाँ से आ गया, हमसे नहीं मिलता जुलता। ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। मतलब आपसे
थोड़ी सी भी बोलचाल होती है तो भी दोस्त बन जाते हैं वो लोग, और ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। ये यहाँ पे रोड के साथ साथ में जंगल। किसी भाई ने वो रॉन्ग टर्न मूवी देखी होगी तो वैसा कुछ सीन आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए दोनों तरफ जंगल है, बस उन जंगलियों की कमी है जो टूरिस्टों को तीर मार मार के लिटा देते हैं। तो मुझे लगता है यहीं आसपास में जो एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने देखा भी था, तो आसपास में मुझे मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में शायद 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर सीधा ऐसे ऐसे और ऐसे पूरा स्क्वायर, उसमें 9 लोग रहते हैं यहाँ पर। इतनी ज़मीन रहती है यहाँ पर। इंडिया का आप सर्च कर लेना कितना रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं रशिया पैदा करता है, वर्ल्ड में नंबर 1। और अब तो यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, वो सारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस पर भी ज़मीन बढ़ गई। हालांकि इनकी खुद की ज़मीन इनसे संभाली नहीं जा रही, ज़मीन ज़्यादा है और एग्रीकल्चर करने वाले कम, पर कब्जा तो चाहिए। अभी मैं कच्चे रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। जैसे अपने इंडिया में कच्चे रास्ते होते हैं, तो ये यहाँ पर भी कच्चे रास्ते होते हैं। देखते हैं क्या कुछ आज निकल कर आता है। और यहाँ पे ऐसे सीधा होता है, मतलब हजार हजार किले एक बंदे के पास में, सीधे फ्लैट, पूरे सर्कल के सर्कल, मतलब स्क्वायर के स्क्वायर एक एक जगह पर मिल जाते हैं बंदे के। यहाँ के किसान घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। और सब्सिडी अगर हम बात करें, जैसे इंडिया में सब्सिडी मिलती है, ऐसे यहाँ भी सब्सिडी मिलती है। किसानों को 50-50 लाख रुपए मदद के रूप में मिल जाते हैं। यानी कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, सरकार से ज़मीन लीज पर लेकर भी। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एग्रीकल्चर लैंड आई है, कुछ खेती यहाँ पर बीजा हुआ है, वहाँ पे कुछ फल है। और ये मेरे हिसाब से या तो गेहूं होनी चाहिए या फिर ज्वार वगैरह, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। यहाँ गेहूं बहुत होती है, गेहूं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रशिया के पास है। पूरी दुनिया को रशिया खाना खिलाता है, इतनी गेहूं है। और सबसे बड़ा देश दुनिया में, सबसे ज़्यादा टाइम जोन, अकेला ऐसा देश है जिसके पास सब टाइम जोन है, सब A to Z, जितने टाइम जोन है सभी रशिया के पास है। शायद एक एक टाइम जोन है वो छूट जाता है, क्योंकि उधर जो फिनलैंड है, फिनलैंड और नॉर्वे, उसका फिनलैंड का टाइम जोन तो आ जाएगा क्योंकि एक एक डिस्ट्रिक्ट फिनलैंड में पड़ता है। लेकिन नॉर्वे और अमेरिका के बीच में जो टाइम जोन आता है ना, वो वाला नहीं है इनके पास। बाकी सब टाइम जोन है, क्योंकि टाइम जोन के हिसाब से लंबा है ये देश पूरा। दोस्तों अगर पौधों की बात करें ना, तो यहाँ पर बहुत कम पौधे होंगे जो इंडिया से मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे पौधे रहते हैं जो बर्फ़ को भी बर्दाश्त कर लें। 3-4 महीने यहाँ बर्फ़बारी का मौसम रहता है, तो उसे भी बर्दाश्त कर लें, ऐसा मौसम रहता है यहाँ पर। ये देखिए, ओ तरीके सांप आ गया, ये गया सांप। दोस्तों सांप यहाँ आना भी छोटा था, लेकिन ठीक है, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, जन्म मेरा गांव में हुआ है, तो इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगता सांप वगैरह से। यहाँ पर कुछ लैंड है
लेकिन यहाँ रशिया में सांप वगैरह भी बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं, क्योंकि जंगलों की जगह है। अगर मेरा पैर पड़ जाता ना इसके ऊपर, तो फिर आप ये ब्लॉग नहीं देख रहे होते। ये आ गई यहाँ पर जंगल जंगल, बात चली है, पता चला है। यहाँ पर बेरीज बहुत होती हैं। दूसरी चीज़ ये है, जगह जगह पे आपको बेरीज के पेड़ मिल जाएंगे, और गांव में आए हो तो तोड़ के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सांप का रास्ता काटना कैसा रहता है, आप बताइए, किसी को पता हो तो। मेरा तो कई बार सांप ने रास्ता काटा है। मुझे नहीं लगता उसका कोई अच्छे या बुरे से कोई संबंध होगा। यहाँ पर ये आ गया पानी का जोहड़, जोड़ बोल सकते हैं, पानी का जोड़, छोटा सा। वहां पे मिट्टी का ठेला आ गया सामने, मिट्टी का ढेर। तो आज मजा आ रहा है गांव में घूम के, और कितना शांत वातावरण है। ये है रूसियों के काम। यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आग जलाते हैं, और घूम फिर के चले जाते हैं। गांव में जब इनका घूमने का मन होता है तो यही काम करते हैं। और जो अपने बोलते हैं ना खुम्बी, खुम्बी होती है खेतों में, तो उसको तोड़ना बहुत अच्छा मानते हैं ये लोग। शहर के लोग आते हैं, खुम्बी तोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मशरूम, मशरूम तोड़ते हैं। मशरूम तोड़ के ले आते हैं, और मशरूम खाना भी बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग। तो मशरूम की खेती का भी यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। सामने बैरियर लगाया हुआ है, लेकिन हम बैरियर को नहीं मानते, देखी जाएगी। ये यहाँ पर लकड़ियों का ढेर, ताकि गांव में अगर खेत में अगर कुछ काम करे तो जला सकें, शायद इसी पर्पज से। और ये आ गया बैरियर, नाका आ गया, नाका। तो इस बैरियर को छेड़ेंगे नहीं, इसके नीचे से निकल जाएंगे। ओ भाई साहब, कितनी अंडी जगह है। यहाँ पे मिट्टी के ढेर से पता नहीं लोग क्या करते हैं। ये देखिए, यहाँ के इस तरह के फूल्स होते हैं। ये फूल है यहाँ के, और मैं अंदर नहीं जाऊँगा कि अब तक फिर बड़ा सांप आ जाए, घास में नहीं घुसूँगा मैं। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, वो देखिए वहाँ से पानी चला के पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहाँ पे पानी का चल रहा है, उस साइड में जाऊँगा अगर जगह हुई तो, और जाकर देखूँगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ट्रकों के टायर भी हैं, और ट्रैक्टर के टायर लग रहे हैं सारे। ये देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम किया हुआ इन्होंने। सामने जेसीबी लगी हुई है। ये देखिए, वो आपको दिख रहा होगा, वहाँ ऊपर नहीं जा सकता मैं,
क्योंकि सारा पानी पानी है। ये पता नहीं कैसा काला पानी इसके अंदर से आ रहा है। ये पानी इधर से घूम के और उसमें जा रहा है। तो यहाँ तक जो है ये रास्ता आया है। वहाँ पे कुछ जेसीबी लगी हुई है, आपको दिखा देता हूँ मैं। वहाँ से जो है पानी आ रहा है और यहाँ पे आके इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर से फिर नीचे रास्ता बना रखा है, घूम फिर के उधर जाएगा और उधर से जाके उसमें मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे पानी का तरीका है। भारत की जैसे मैं बात कर रहा था ना दोस्तों, भारत के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में 481 लोग रहते हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 9 लोग रहते हैं। तो इतना यहाँ पे फ़र्क है। दो 2.5 लाख में 1 हेक्टेयर, 2.5 लाख में 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन मिल जाती है। कहीं कहीं रेट ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं हो सकता है 5 लाख में मिले, लेकिन ये एक मैंने आपको एस्टीमेट बताया है कि इस रेट में ज़मीन मिल जाती है। लेकिन विदेशियों के लिए ये है कि उनको कम से कम भी 3.5 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग जो हैं ज़मीन में खेती कर सकते हैं और उनको नागरिकता लेनी होगी, तभी कर पाएंगे वो। ऐसे नहीं है कि विदेशी आके ज़मीन खरीद ले और फिर नागरिक बनना पड़ेगा उनको। 3.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नागरिकता में इजी हो जाएगा उनको काफ़ी। तो दोबारा से मैं जो है रोड पे आ गया हूँ और ये यहाँ का गांव की सड़क है। ये गांव से होकर शायद कहीं जाती होगी। यहाँ पे बसों का मैंने जो है बस के अंदर मैंने पूछा किसी से कि बसें प्राइवेट होती हैं सारी या सरकारी होती हैं। तो यहाँ पे कंपनियों के पास होती है सारी बसें। ऐसा नहीं होता कि हरियाणा रोडवेज़, पंजाब रोडवेज़, दिल्ली रोडवेज़, उत्तर प्रदेश रोडवेज़, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होता है बसें सब प्राइवेट कंपनियों के पास होती हैं। वो सरकार को टैक्स देती हैं और फिर रोडवेज़ में अपनी बसें लगा लेती हैं। ये यहाँ क्या आ गया, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप, साथ में चाय पी सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, छोटी सी मार्केट है। सब फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। हर पेट्रोल पंप के साथ में छोटी मोटी खाने की जो चीज़ दुकान होती है ना, वो होती है यहाँ पर। ब्रेड वगैरह खरीद सकते हैं या जो भी घरेलू सामान है वो सारा मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन खाने की शॉप, इसकी ग्रोसरी की शॉप हो ना हो, लेकिन आपको खाने की शॉप ज़रूर मिल जाएगी। कुछ ना कुछ खाने का मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये यहाँ पे तेल का रेट, तेल की यहाँ पे अलग अलग वैरायटी होती है। अच्छा, ये जो सबसे नीचे लिख रखा है ना, आपने देख रहे हैं 22 रुपये 90 पैसे, ये CNG का रेट है। मैंने आज देखा कि यहाँ पे CNG की गाड़ियाँ भी होती हैं और उसका 22 रुपये 90 पैसे रेट है। 52 रुपये, 47 रुपये ये पेट्रोल डीजल के रेट है। तो जो साथी यहाँ पे रोडवेज़ कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। कंपनी खोल के रोडवेज़ कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके कम उसमें करना चाहते हैं, कोई 3-4 करोड़ नहीं लगाना चाहते, तो उनको क्या करना होगा कि रशियन पार्टनर को ऐड करके कंपनी को खोलिए और उस कंपनी में आप क्या करेंगे, या तो सरकार से लीज पे ले लीजिए। 25% से ज़्यादा शेयर मत रखिए उसमें, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी। तो सरकार से लीज पे लेके एग्रीकल्चर कर सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों पर डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा जल्दी ही। देखिए कितना प्यारा मौसम है यहाँ पर। इंडिया में तो इस टाइम गर्मी ने दुखी कर रखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम रहता है हर टाइम पे। उमस जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होती उमस बिल्कुल भी। ह्यूमिडिटी किसी भी मौसम में नहीं होती। बारिश हो जाएगी तो भी ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट बिजनेस की अगर हम बात करें ना, बसों वगैरह का जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो लोग इंडिया से 10 गुना कमाई करते हैं। कारण क्या है कि एक तो तेल सस्ता है और ऊपर से किराया इंडिया से 4 गुना है। तेल आधा और किराया 4 गुना। अभी मैं 30-40 किलोमीटर आया तो इसके मेरे से लगभग 160 रुपये इन्होंने लिए हैं बस का किराया। तो आप सोच सकते हैं कितना महंगा यहाँ पे किराया रहता है। तो इंडिया से तो 8-10 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ बाग है और साथ में कुछ एग्रीकल्चर लैंड है। आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये इस तरह का एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर है, थोड़ा सा है लेकिन है यहाँ पर। पर्पज़ था कि आज आपको एग्रीकल्चर लैंड दिखाऊँ मैं, और इसीलिए स्पेशल यहाँ आया था। ये कुछ बेरी वगैरह के बाग होंगे यहाँ पर। और यहाँ से लेडीज़ क्या करती हैं, बेरी तोड़ के सड़क पे बैठ जाती हैं, सड़क के किनारे अपनी गाड़ी लगा के। उसके साथ में एक मेज़ ले जाती हैं, उस मेज़ पे सारी बेरी रख देती हैं। बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी होगी या और इस तरह की बेरीज होती है, काली पीली कई तरह की बेरी होती हैं यहाँ पर। तो वो यहाँ पे सड़क के किनारे ला कर रख देती हैं और उनको सेल करती हैं, जो गाँव की लेडीज़ होती हैं। और कार तो यहाँ पे कॉमन है, हर एक के पास कार तो मिल ही जाएगी। इस तरफ में भी थोड़े खेत हैं, वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड्स हैं यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको। और इस तरह की ज़मीन होती है। ज़मीन मिलेगी तो मोस्टली जंगलों के बीच में ही मिलेगी। मतलब इस तरह के पेड़ होंगे चारों तरफ और बीच में ज़मीन बना रखी होगी एग्रीकल्चर के लिए। बाकी जंगल छोड़ देते हैं सारा का सारा। शायद यही एक कारण है कि पेड़ों की कटाई नहीं होती तो हवा साफ़ रहती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा साफ़ रहती है। अगर आप इंडिया का किसान 70 या 80 साल जीता है तो यहाँ पे 100 साल जी सकता है आराम से। साफ़ हवा और साफ़ पानी से 10-20 साल तो उम्र वैसे ही बढ़ जाती है इंसान की। किसानों के पास इस तरह की ज़मीन होती है ना, वो लोग सब्जियां ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई बर्फ़बारी होगी, कुछ भी होगा, तो उस केस में बर्फ़ को जो पेड़ है वो ढक लेंगे, पेड़ों से जो सब्जी है वो बच जाएगी। तो उसका ये भी एक कारण है कि सब्जियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और सब्ज़ी यहाँ पे बहुत महंगी बिकती हैं। मतलब इस टाइम पे टमाटर का जो भाव चल रहा है 120 रुपये से 150 रुपये के बीच में अलग अलग जगह पे। इसी तरह खीरा वगैरह है तो खीरा इंडिया में 10 रुपये मिल जाता होगा शायद, यहाँ 70 रुपये मिलता है। प्याज है, प्याज भी यहाँ 70-80 रुपये मिलते हैं, 100 भी मिलते हैं कहीं कहीं। तो दोस्तों इस तरह के फलों के पेड़ आपको शहर के अंदर में मिल जाएंगे। ये अमरूद जैसा कुछ पेड़ है लेकिन खट्टा होता है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। बेरी के पेड़ भी मिल जाएंगे, ये ऐसे पेड़ भी मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे आम है, हर जगह पे मिल जाते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, इंडिया में जैसे काली फिल्म लगाने पे बैन है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हर गाड़ी के शीशे काले मिलेंगे। साइड में से अगर आप देखेंगे, ये देखिए, इसके भी थोड़े से लाइट काले हैं, लेकिन काले हैं हर गाड़ी के शीशे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सारे शीशे वाइट रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्राइम नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। क्राइम के हिसाब से बहुत सेफ़ है, महिलाओं के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। लेडीज़ यहाँ पे जब मर्जी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी घूमो, शहर में, गांव में, कहीं भी। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि रशिया और चाइना दोनों देश अगर गेहूं बंद कर देना दुनिया में सप्लाई करना, और साथ में इंडिया भी लगा लीजिए क्योंकि इंडिया की भी बहुत गेहूं होती है, तीनों देश अगर गेहूं बंद कर दें तो पूरी दुनिया भूखी मर जाएगी। लाखों लोग भूख से मर जाएंगे, करोड़ों में। इतनी ज़्यादा यहाँ पर गेहूं होती है।
साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं वो सब इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये जो यहाँ पर बेरी है, छोटी छोटी बेरी होती है। बेरी और बेरी में फ़र्क समझ लीजिएगा, क्योंकि अपने तो बेर का जो पेड़ होता है उसकी बेरी होती है, लेकिन ये बेरी मतलब जैसे स्ट्रॉबेरी होगी खाने की, इस तरह की होती है। इस तरह की बेरी यहाँ पे लेडीज़ बेचती हैं। ये मुझे पौधा दिखा तो मुझे लगा दिखाना चाहिए। यहाँ पर जो है छोटी छोटी बेरी का पेड़ है, बेरी का, इनका जैम बनाया जाता है। जैम बनता है इनका, बहुत ही स्वादिष्ट। ये है दोस्तों काली वाली जो बेरी होती है यहाँ पर, ये भी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं एक दो तो ले जाता हूँ मेरे लिए। ये काली बेरी है यहाँ पर, ये देखिए, ये भी खाने में काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे दोस्तों पेड़ों के पीछे आप देख पा रहे होंगे सारी एग्रीकल्चर लैंड है। आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा, अभी आई है तो मैंने दिखा दिया। ये पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड है और पानी भी फुल है यहाँ पर। वहाँ पे दिख रहा होगा पानी, बहुत सारा पानी है। यहाँ से देखिए दोस्तों दूर दूर तक आपको जो है सारी कृषि भूमि दिखेगी। यहाँ से सामने एक घर भी बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये है यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि। जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी ना, यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर मिलेगा। खेती की ज़मीन है सारी। तो ये सारी जो ज़मीन है ये टोटली खेती की है, और इस तरह से एक ही बंदे की ज़मीन मिलेगी। ये सारी हज़ार किले, 2,000 किले एक बंदे के पास होते हैं, 2,000 एकड़। ये पेड़ है, इनके पीछे भी ज़मीन है बहुत सारी। ये बीच में बॉर्डर पे लगाई हुई है और उससे पीछे भी ज़मीन है। तो इस तरह यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। हर तरफ आपको एग्रीकल्चर दिखेगा। ये अभी इसमें कुछ बीजा हुआ, शायद गेहूँ लग रही है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, और मेरे साथ एंड्रे भाई हैं, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। इनका मैंने धन्यवाद किया, और रास्ते में ये मुझे छोड़ देंगे, कहीं आसपास के गांव में जा रहे हैं। से हेलो। तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दी और अभी आगे जो है मैं जा रहा हूँ इनके साथ में। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।